हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की जो तीसरी इकाई की पाठ्य पुस्तक सरयू सरयू के गद्य भाग का पाठ आलोपी। यद्यपि पूर्व की वीडियो में भी मैंने इस पाठ का यानी मूल पाठ की जो व्याख्या है वो मैंने समझाई है, उसी पर चर्चा हुई है। और अब मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा वे अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल करके और पृष्ठ संख्या 105 आलोपी पाठ गद्य भाग का और इसकी पृष्ठ संख्या 105 निकाल करके और जो नीचे बड़ा पैरा दे रखा है इससे ऊपर 2 लाइनें लिखी हुई है, वहां से मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करिए बेटा। तो बेटा, पूर्व में लेखिका ने आलोपी के बारे में बताया है, साथ ही समाज का यथार्थ का वर्णन भी किया है। किस प्रकार से जो अंधे, असहाय, दुर्बल व्यक्ति होते हैं उनको समाज कुछ नहीं करता है, तो समाज कुछ देता नहीं है, किसी भी प्रकार से उनकी सहायता या मदद नहीं करता है। तो यथार्थ चित्रण आलोपी का किया जा रहा है। उसने कह दिया छात्रावास में काम करने के लिए कि यहाँ मैं खेतों से सस्ती और ताज़ा सब्जी लेकर के आऊँगा छात्रावास की बच्चियों के लिए और आपके लिए। ये काम लेखिका ने अपने घर पर उस अंधे आलोपी को दे दिया है। ये उत्तरदायित्व है, वो अपने कंधों पर लेकर के वहाँ से लौटा। दूसरे दिन आगे देखिए बेटा, दूसरे दिन सवेरे ही एक हाथ से रघु को लाठी का छोर थामे और किनारा, लाठी दोनों के बीच में है। रघु जो उसका मुफेरा भाई है, एक हाथ से उसने पकड़ रखी है, पीछे से आलोपी ने पकड़ रखी है। दूसरे से सिर पर रखी बड़ी सी छाबड़ी, दूसरे से सिर पर रखी बड़ी सी छाबड़ी, छबड़िया मतलब टोकरी नुमा, संभाले हुए आलोपी मालिक को पुकारने लगा। मालिक हो इस प्रकार की वो आवाज देने लगा है। मुझे क्या क्या पसंद है यह जानने के लिए जब वह अनुन्य विनय करने लगा तब मैं बड़ी कठिनाई में पड़ी। भाई, मैं क्या क्या खाना पीना, सब्जी कौन कौन सी खाती हूँ, कौन सी नहीं खाती हूँ, कौन सी मुझे ज़्यादा पसंद है, कौन सी नहीं है, तो यह जानने के लिए वो मेरे से बार बार लेखिका से अनुन्य विनय करने लगा, आग्रह करने लगा। जिनमें पड़ गई, कठिनाई में पड़ गई लेखिका उस समय। कुछ तरकारियां डॉक्टरों ने मेरे पथ्य की सूची में नहीं रखा है। पथ्य मतलब जो भोजन जो खाना खाया जाता है बेटा, मतलब मना किया हुआ है। लेखिका के स्वास्थ्य को लेकर के चिकित्सकों ने उनको राय दी है कि ये तरकारियां, ये सब्जियां आप नहीं खाएंगे या इनका जो सेवन है वो आपके लिए वर्जित है। और शेष के लिए सदा से यही नियम रहा है कि जो भक्तिन के विवेक को रुचे वह मुझे स्वीकृत हो। तो ठीक है, जो देवी को अच्छा लगे वो मुझे भी स्वीकार है। शेष कुछ मना कर दिए डॉक्टर ने, शेष जो बची हैं वो जैसे देवी को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। फिर जिसे वर्ष में कुछ महीने दही पर, कुछ फल पर, कुछ खिचड़ी, दलिया आदि पथ्य पर बिता। साल भर मैं क्या करती हूँ, मैं कितनी सब्जियां खाती हूँ, कुछ ज्यादा सब्जियां नहीं खाती मैं। वर्ष भर, साल भर में कुछ महीने तो चिकित्सकों ने जो मुझे राय दी उस राय के अनुसार मैं दही के साथ रोटी खाती हूँ, कुछ समय के लिए मैं फल लेती हूँ, कुछ समय मैं दलिया खिचड़ी, इस प्रकार से ये भोजन लेकर के, ये खाना खा करके इस तरह का और मैं अपना जीवन बिता रही हूँ। वह रुचि के संबंध में वीतराग हो जाता है क्या? तो वीतराग, अब जिसका स्वास्थ्य इस तरह से है, यानी जिसका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है,
तो स्वाभाविक सी बात है। हाँ तो बेटा इस प्रकार से लेखिका ये कह रही है भाई जिसको वर्ष भर के अंदर दौरान या वर्ष पूरे सत्र के दौरान साल भर उसे खाने पीने की सब्जियां आदि चीज़ों को लेकर के शिक्षकों की राय के अनुसार उसे खाना पीना पड़ता है, तो स्वाभाविक बात है कि उसकी रुचि मर जाती है, उसे वीतराग यानी कोई राग कोई संबंध कोई प्रेम नहीं रहता है खाने पीने की चीज़ों से, हो जाता है। पर अलोपी को निराश न करने के लिए मैंने वह सब ले लिया जिसे वह मेरे लिए लाया। टीका ने सोचा अगर मैं ऐसा इसको बताऊंगी तो ये निराश हो जाएगा, इसलिए उसने वो जो कुछ भी मेरे लिए सब्जी में जो जो सब्जियां लेकर के आया, फल जो लेकर के आया, मैंने उससे सब कुछ ताकि वो निराश न हो, उसका मन रखने के लिए। पैसे देते समय अलोपी ने कहा वह महीने पर लेगा, रोजाना नहीं लूंगा, जब 1 महीना पूरा हो जाएगा काम करते हुए सब्जी देते हुए आपको, महीने के बाद में ये पैसे मुझे देना। जब मैंने अपने भूल जाने की संभावना और हिसाब लिखने की वृत्ति की व्याख्या आरंभ की, मैंने बताया कि भाई मैं भूल जाती हूँ, हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाती है, विरक्ति है, राग नहीं, मतलब विरक्ति उससे लगाव नहीं रखना, विरक्ति का मतलब लगाव नहीं रखना, लिखने का ज़्यादा मैं लगाव नहीं रखती हूँ। तो व्याख्या आरंभ की ये बात मैंने बताई उसको, मैंने कहा मैं भूल भी जाती हूँ, लिखने का ज़्यादा हिसाब किताब मैं रखती नहीं हूँ। तब उसने बहुत विश्वास के साथ समझाया कि वह 10 तक पढ़े और पहली किताब के विद्वान ताऊ की सहायता से मेरा हिसाब ठीक रखे। उसने कहा मैं अनपढ़ नहीं हूँ, 10 तक मुझे पढ़े भी आते हैं और मेरे विद्वान ताऊ ने मुझे हिसाब किताब रखना सिखा दिया है, तो मैं अपने जो हिसाब किताब होगा, लेखा जोखा जो होगा, मैं वो सही रखूंगा। छात्रावास का वहां की मैट्रन रखेगी, वहां छात्रावास, वहां की जो छात्रावास की अधीक्षक जो है मान लो, वो उसका हिसाब किताब रखेगी। वहां इस युगल मूर्ति को लेकर जो विनोदात्मक कोलाहल मचा, इस युगल मूर्ति को, एक तो रघु हो गया, वो भी दुबला पतला कमजोर, और इधर से अलोपी अंधा, युगल युगल का अर्थ था दोनों। तो विनोदात्मक, अब बच्चियां हैं लड़कियां हैं, वो कोलाहल शोर मचाती है, विनोदात्मक मनोरंजन करने वाला, मनोरंजनात्मक जो कोलाहल शुरू हुआ, शोर शुरू हुआ, उसके संबंध में गिरा अनैन नैन बिन बानी, कहना ही ठीक होगा। मतलब गिरा अनैन नैन बिन बानी, बिना वाणी के ही, बिना गिरा अनैन, ऐन बिना नेत्रों के ही, नैन बिन बानी, बिना नेत्रों के ही, बिना वाणी के ही सब कुछ प्रकट हो गया। पर 2-4 दिन में ही अलोपी सबकी ममता का पात्र बन गया। पहली बार जब उनको उस युगल मूर्ति को देखा, कोलाहल, हंसी ठट्ठे होने लगे, बच्चियां हैं उनके ऊपर बातें करने लगी, जोर जोर से हंसती, कोलाहल करती। पर 2-4 दिन में ही अलोपी सबकी ममता का पात्र बन गया। सब उससे स्नेह रखते, प्रेम प्यार करते। उसे जो स्वच्छंदता प्राप्त थी उस छात्रावास के अंदर, लड़कियां रहती थी तो वहां गैर मर्द का या और किसी का आना जाना वर्जित, लेकिन उसको पूरी छूट थी, उसे स्वतंत्रता थी, स्वच्छंदता का स्वतंत्रता। वह दूसरे नौकरों को मिल ही नहीं सकते थे। मेरे दूसरे जो नौकर चाकर जितने भी हैं उनको वो स्वतंत्रता वहां नहीं थी आने जाने घूमने की, जितने अलोपी को ठीक है। मैस के लिए आंगन के एक कोने में वह पैर फैलाकर बैठता और तौलिया और तौल कर लाई हुई तरकारी फिर वहां के बड़े तराजू पर तौलने लगता। मैस के जो छात्रावास का मैस है, भोजनालय जो है उनका, जहां भोजन पकता है, वहां एक कोने में बैठ जाता और कोने में पैर फैलाकर बैठता और तौल कर लाई हुई तरकारी फिर वहां के, पहले वो वहां से खेतों से लेके आता है, तोल के लेके आता है, लेकिन वहां बड़ी तकड़ी तराजू जो थी उसमें वो तोलने लगता
उसका स्पर्श ज्ञान इतना बढ़ गया था। अब देखिए बेटा, वो देख तो नहीं सकता, लेकिन स्पर्श करते ही, हाथ लगाते ही, स्पर्श करते ही इतना बढ़ गया कि लौकी, कद्दू, कटहल आदि को हाथ में लेते हुए उनका तोल बता देता था। अनुमान हाथ में लेकर के उसको स्पर्श करते ही अनुमान लगा के बता देता, ये कटहल है, किलो का है, 2 किलो का है, जो भी है, कद्दू है, आधा किलो का है, पाव भर का है, जो भी है वो बता दे देता। वो लगभग वो उसका अनुमान सही बैठता है। तुलाते तुलाते वह साग तरकारियों के प्रकार और खेतों के संबंध में, सब्जी को तोलते तोलते वो क्या करता, साग तरकारी, साग है, तरकारियां, सब्जियां, इनके प्रकार और खेतों के संबंध में महाराजिन, बारी आदि को न जाने कितना ज्ञातव्य बताता चलता था। महाराजिन और बारी को खेतों के बारे में, सब्जियों के बारे में बहुत सी वो बातें बताता हुआ चलता था। प्राय छोटी बालिकाएं उसे घेर कर चिड़ियों की तरह चहकती ही रहती। छोटी छोटी जो बच्चियां थी वो चारों ओर आकर के उसके खड़ी हो जाती, उसे घेर लेती, और उन बच्चियों का बोलना चिड़ियों के समान, चहकने के समान था। तो लेकिन कह रही है वो चहक रही थी। उनके लिए वह अमरूद, बेर आदि भी लाने लगा। छोटी छोटी बच्चियों के लिए मीठे फल लेकर के आता, बेर लेकर के आता, अमरूद लेकर के आता, जिनके दाम के संबंध में कुछ निश्चित रूप से कह नहीं पाता। कुछ नहीं कहता, बस उनको दे देता, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। एक दिन जब कॉलेज के फल वाले ने शिकायत की कि अंधा फल लाकर बच्चों को बांटता, वो बच्चियां हैं छात्रावास से बाहर जा कर के फल वाले ठेले से वो फल खरीदती है। उन फल वालों ने शिकायत कर दी लेखिका से कि ये फल ला करके इनको देता है, जिससे उनका धंधा है वो चौपट हो रहा है, जिससे उनके व्यापार को, उनके काम को, उनके व्यापार को नुकसान हो रहा है। तब मैंने एलओपी से पूछा, उसने दांत से जीभ की नोक दबाकर, दांत से जीभ की नोक दबाकर सिर हिलाते हुए जो उत्तर दिया, उसने सिर हिला करके, उसका भावार्थ था कि दाम उसे मिल जाता है। फिर वह स्कूल के समय तो आता नहीं, अतः फल वाले की उससे क्या हानि हो सकती। उसने कह दिया दाम उसे मिल जाता है, भाई सब्जी लेके आता हूं, सब्जी के साथ वो भी मुझे मिल जाती है, उनकी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा जैसे वह स्कूल के समय तो आता नहीं है, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इस तरह की चीजें कब खरीदते हैं, स्कूल समय के अंदर, तो वो स्कूल समय में आता नहीं है, और फल वाले भी उसी समय ही आते हैं वहां, तो इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं है, क्या उनको हानि नहीं हो सकती। अगले प्रश्न पर बेटा 106 नंबर पर, बालिकाएं न एलओपी को झूठा ठहरा सकती थी, न मेरे सामने झूठ बोल सकती, अतः वे मौन रही, वे चुपचाप खड़ी रही। मेरे अनुचित उचित संबंधी व्याख्यान के उत्तर में एलओपी ने मैली पिछोरी के छोर से धुंधली आंखें पोंछते पोंछते बताया कि उसकी एक 8-9 वर्ष की चचेरी बहन मर चुकी है। मैंने जो कुछ भी उससे कहा, जो मैंने व्याख्यान दिया, चाहे वो सही है चाहे गलत है, के उत्तर में जो बात मेरी चल रही थी, उसके उत्तर में एलओपी ने मैली पिछोरी, पिछोरी बेटा एक कंधे पर इस तरह से पीछे से वस्त्र होता है, ओढ़ने के लिए रख लेते हैं, साफे की तरह ही, अंगोछे की तरह ही लोग इस तरह से धारण कर लेते हैं, जिससे पीछे का इतना सा बदन, कंधे है वो ढका रहता है। तो वो मैली थी। उस मैली पिछोरी के छोर से किनारे से धुंधली अपनी आंखों को पोंछते पोंछते बताया कि उसकी एक 8-9 वर्ष की चचेरी बहन है वो गुजर गई। इन बालिकाओं के स्वर में उसे बहन की भ्रांति होने, ये छोटी छोटी जो बच्चियां हैं इनके अंदर उसे अपने चचेरी बहन का प्रतिबिंब है, वो चेहरा है, वो मासूमियत है, उसका जो बोलापन है, उस बच्ची की जो सरलता सहजता है, वो यहां उसे महसूस होती है। इसी से अपनी दरिद्रता के अनुरूप 2-4, इसीलिए अपनी इस गरीबी के अनुरूप वो क्या करता है, 2-4 अमरूद, बेर, जामुन आदि ले आता है। गरीब है, ज्यादा खरीद नहीं सकता, मतलब उसका मन, उसकी आत्मा ये कह रही है कि ये बच्चियां हैं कि बहन का ही प्रतिबिंब है, और वो 2-4
उस जो फल लेकर के आता है अमरूद आदि के, बेर, जामुन, वो उन बच्चियों को ला करके उनको जो दे देता है, उससे उसकी आत्मा, उसका मन अपने बहन के अभाव की पूर्ति से तृप्त हो जाता है। कि देहात में ऐसी चीज़ों का कोई दाम नहीं लेता, उससे कोई पैसा लेता ही नहीं है। फल वाले शिकायत कर रहे थे कि उनको फलों की हानि होती है, कि अलोपी यहाँ करके इन बच्चियों को देता है जिससे उनके फल नहीं बिकते, उनको हानि होती है। जब उससे ईमानदार है वो, जब पीछे उनसे कोई पैसा नहीं लेता है तो वो आगे क्यों लेगा? वो ईमानदार है, वो दाम नहीं लेता, फिर वह कैसे जानता कि शहर में ऐसे दान बुरा माना जाता? तो वो इस बात को जानता ही नहीं है। दाम देकर खरीदता तो लेना किसी तरह, अगर पैसे देकर के वो फल खरीदता तो लेना भी उचित था। जब पीछे से कोई दाम नहीं लेता है तो आगे से वो कैसे दाम लेगा? पर वे फल उसे तरकारियों के साथ गलुए में मिल जाते हैं, मतलब एक उपहार स्वरूप। जैसे वो ज़्यादा सब्जी खरीदता है तो वो 2-4 फल है वो उपहार स्वरूप उसको फ्री में दे देते हैं। इनसे पैसे बनाने की बात सोचकर उसका मन जाने कैसा कैसा होने लगता। अगर वो सोचे इन थोड़े से फलों के वो पैसे ले ले तो उसका मन संकुचित हो जाता है, कि मन में हीनता आ जाती है, उसकी आत्मा उसकी स्वीकृति नहीं देती है उसे। उन्मुख अलोपी के मुख का भाव देखकर मैं अपने डफोर संख्य न्याय का महत्व समझ गई और तब मेरा मन अपने ऊपर खींच उठा। इस प्रकार उस उन्मुक्त अलोपी के मुख का भाव देखकर मैं अपने डफोर संख्य न्याय का, डफोर संख्य निष्फल जिसको कहें बेटा, न्याय का महत्व समझ गई। मुझे अपने आप महत्व का पता चल गया और तब मैं अपने आप पर खींचने उठने। ये लोग देखिए, इनका जीवन कितना सरल है, निष्पाप निस्वार्थ इनके जीवन में है। अगर निष्पाप और निस्वार्थ को प्रत्यक्ष रूप से देखना हो तो वो अलोपी के अंदर देखा जाए। क्या निष्पाप और निस्वार्थ की प्रतिमूर्ति है तो वो अलोपी है। हाँ, एक हम जीवन जी रहे हैं, पढ़े लिखे, हम स्वार्थी जीवन जीते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से अलोपी है वो निष्पाप और निस्वार्थ की प्रत्यक्ष मूर्ति बन करके उभरता है लेखिका के सामने। कहना व्यर्थ है कि अलोपी को अपने सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। सिद्धांतवादी है वो, अपने सिद्धांतों से, असूलों से वो समझौता नहीं करता है। अलोपी के नेत्र नहीं थे, इसी से संभवतः वह प्रकृति के रौद्र रूप से भयभीत होता था और न ही उसके सौंदर्य से बहकता था। बड़ी अच्छी बात बताई है लेखिका ने बेटा। अब एक स्वाभाविक बात है बेटा, प्रकृति, अब प्रकृति में आंधी भी आती है, लू भी चलती है, भीषण गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी, प्रचंड सर्दी पड़ती है, वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। ये प्रकृति का बड़ा भयावह रौद्र रूप होता है बेटा। और जब हमारे सामने ऐसा आता है, तेज आंधी आती है, तूफान आता है, वर्षा, ये जो कुछ भी होता है, प्रचंड गर्मी सर्दी, हम अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं। लेकिन वो तो अंधा था बेटा, प्रकृति के ये रूपों के बारे में वो जानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं सकता। और देख नहीं सकता, हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हम इनको देख सकते हैं। तो वो देख नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, इसलिए वो डरता भी नहीं था। तो कह रहा है रौद्र रूप से भयभीत होता था और न उसके सौंदर्य। हम प्राकृतिक छटा को, प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन वो देख नहीं पाता, इसलिए प्रकृति के सौंदर्य को देख करके वो, मतलब प्रकृति के सौंदर्य से वो बहकता भी नहीं था। मूसलाधार वृष्टि जब बर्फ के तूफान की भ्रांति उत्पन्न करती है, बिजली जब लपटों के फुहारों जैसी लगती है और बादलों के गर्जन में जब पर्वतों के बोलने का आभास मिलता है, क्या होता है? मूसलाधार वृष्टि। कई बार होता है बेटा, तीव्र गति से मूसलाधार वर्षा होती है, बर्फ के तूफान की भ्रांति उत्पन्न कर देती है। लग रहा है जैसे मूसलाधार वर्षा नहीं, बर्फ का कोई तूफान होगा। बिजली जब लपटों के फुहारों जैसी लगती है, बिजली लपटों के, आग की लपटों के फुहारों के जैसी लगती है, और बादलों की गर्जन इतनी बड़ा, मतलब
भयावह होती है, डरावनी होती है बेटा। कि गर्जन ऐसा लगता है जैसे कि बादल नहीं गरज रहे बल्कि पर्वत है वो बोल रही हैं। बड़ा भयावह रौद्र रूप होता है ये। तब रघु तो चलते चलते बाहर से आंखें छिपा लेता है। रघु देख सकता है का फुफेरा जो भाई है, लेकिन इस रूप को देख करके आंखें छिपा लेता है। पर भीगे चीथड़ों के गुड्डे के समान अलोपी नाक की नोक से चूते हुए पानी, चूते नाक से यूं तो टपकता है बेटा, पानी जो पड़ता है ऊपर से, चूते हुए पानी की चिंता न कर भीगी उंगलियों से फिसलती लाठी। बारिश, मान लो बारिश हो रही है, वो चल रहा है, तो हाथ से फिसल न जाए उसको बड़ी मजबूती से उसने लाठी थामे और हरे खेत के खंड जैसे हाबड़ी संभाले। हरे खेत के खंड जैसे टुकड़े के समान, जैसे हरे खेत के अंदर कोई मान लो हरा भरा भाग, को छोटा सा टुकड़ा हरा भरा दिखाई दे, उसकी तरह हरी हरी जो सब्जियां हैं, हाबड़ी संभाले इस तरह पांव रखता है, बड़े आहिस्ता आहिस्ता, मानो उन्हें आज ही पृथ्वी का पूरा परिचय प्राप्त करना है। बड़ी सुगमता से, बड़ी सहजता से, सरलता से वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। एक बार भी कीचड़ में पैर पड़ जाने पर रघु की खैर न थी। ये जिम्मेदारी, सही मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? रघु की थी। अगर एक बार भी उसका पैर अलोपी का कीचड़ में रखा गया, पड़ गया, फिर रघु की शामत आ जाती बेटा, उसकी खैर नहीं थी। क्योंकि अलोपी आंख वाले के पथ प्रदर्शन में ऐसी भूल अक्षम्य समझता। आंख वाले, सही है कहा है बेटा लेखिका ने, भाई जो देख सकता है वो ऐसी त्रुटि क्यों करे? जो नहीं देख सकता, जो अंधा होता है वो तो त्रुटि कर सकता है, और उसकी भूल जो होती है, वो जो भूल जो होती है वो क्षमा करने योग्य होती है। लेकिन देखने वाला अगर ऐसी गलती करता है, इस प्रकार से अगर वो ऐसी वैसी जगह, गल जगह के ऊपर पैर रख देता है, चाहे कीचड़ है, उबड़ खाबड़ है, गड्ढे है, कंक्रीट है, कंकड़ पत्थर है, कांटे हैं, ऐसी गलती करता है जबकि वो उसको सब दिखाई देते हैं, तो अलोपी की नजर के अंदर, उसकी सोच के अंदर ऐसी गलती करने वाले को वो क्षमा नहीं करता है। जब शीत बर्फीले तारों का वायुसा रस लेती है, शीत सर्द ऋतु के अंदर बड़ी तीव्रता के साथ हवा चलती है बेटा, साई साई करके चलती है। सर्द ऋतु वो आने वाली है, सर्द ऋतु में एहसास होता है बेटा, बड़ी तीव्र गति से साई साई करती हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, और तारों का सा व्यू, तारों की तरह, तार का जैसे यूं चक्कर नुमा घेरा सा बना देती है, हाँ कर देती है, और पक्षाघात की सांस जैसे हवा बहती है। सांस लेना भी के अंदर पक्षाघात मतलब एक तरह से थपेड़े जो लगते हैं उसके ऊपर। तब रघु पतले कुर्ते में मिर्गी के रोगी के समान हिलता और दांत बजाता चलता है। उसके आगे आगे अलोपी के जो रघु है, इस प्रचंड कड़ाके की ठंड में शीत लहर जो चल रही है, इसके अंदर उसका जो भाई रघु है, जो फुफेरा उसका भाई है, वो उसके आगे आगे मिर्गी के रोगी के समान, यानी उसका शरीर है वो भी दुबला पतला है, दांत बजाता, ठंड प्रचंड ठंड पड़ती है, दांत बजते हैं, बजा चलता है। पर अलोपी सारी शक्ति से टुटरे होठों के कपाट बंद किए, लेकिन इस प्रचंड सर्दी के अंदर देखिए कि एक अलोपी है, उसने क्या कर रखा है, पूरे ताकत लगा करके, बल लगा करके अपने होठ बंद कर रखे, यानी जैसे रघु के दांत कांप रहे हैं या बज रही हैं, अलोपी के दांत नहीं बज रही हैं। कपाट, कपाट जैसे दरवाजा यूं कहे मैडम, मुंह जैसे दो दरवाजे हैं, दोनों को बंद किए हुए हैं, और सर्दी से नीले नाखून और ऐंठी अंगुलियों वाले पैरों को तोल तोल कर रखता हुआ आता है। प्रचंड सर्दी में क्या है, नाखून नीले पड़ जाते हैं, उंगलियों के पौर ऐंठे जाते हैं, लेकिन इससे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं है। वो बड़ा सूक्ष्मता के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ आगे चल रहा है, यानी ऋतु का, प्रचंड सर्दी का असर उसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। तोल तोल करके, संभल संभल करके अपने पैरों को आगे रखता हुआ आ रहा है। ग्रीष्म में जब धूल ऐसी जान पड़ती है मानो को पृथ्वी को पीस पीस कर उड़ाए दे रहा हो। जब ग्रीष्म ऋतु के अंदर आंधी चलती है तब यूं लगता है आसपास के अंदर धूल को पीस करके उड़ाया जा रहा हो, यानी
आसमान में चारों ओर मतलब क्या धूल ही धूल होती है, गर्मी होती है उस समय, और लू जलते हुए व्यक्ति की तरह चीत्कार करती है। ऐसी करके लू चलती है बेटा, यानी जलते हुए व्यक्ति की तरह चीख मारती हुई, चिल्लाती हुई इस कोने से उस कोने में दौड़ती फिरती है, चारों ओर लुई लुई होती है। तब हाथ में आंखों पर ओट किए हुए, हाथ से वो आंखों को ढक करके, पलके मूंद करके, पलके बंद करके, आंखों के अंधकार को भीतर ही बंदी बनाता, आंखों के अंधकार को पलके बंद करके अंदर ही बंद कर लेता है। अपने हर पग को, अपने हर पैर को इतनी धीरता से जलती धरती पर रखना है, इतनी धीरता मतलब सुगमता से, धैर्य के साथ धरती पर रखता है, मानो उसके हृदय का ताप ना, मानो वो धरती के हृदय का ताप नाप रहा हो। इस तरह से उसके पैर ऐसे है जैसे वो धरती के हृदय का ताप है, उसको नापता हो। बसंत हो या होली हो, दशहरा हो या दिवाली, अलोपी के नियम में कोई व्यतिक्रम कभी नहीं देखा गया। व्यतिक्रम जो सिलसिला है उसका निरंतर आने का, कोई भी अवसर हो, कोई भी ऋतु हो, कैसा भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, ओला हो, कुछ भी हो, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं। इसके अलावा कोई भी पर्व, होली, दशहरा है, इसके अलावा कैसा भी समय उसके सामने हो, उसके मेरे पास और छात्रावास में जो सब्जी पहुंचाने का उसने जो उत्तरदायित्व ले रखा है, उस उत्तरदायित्व के सिलसिले को वो तोड़ता नहीं, वो निरंतर बना रहता है, यानी कर्तव्यनिष्ठ है, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से वो पालन कर रहा है। इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व का चित्रण लेखिका ने किया है बेटा। अब शेष आगे की जो व्याख्या है वो अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।